नमस्कार। अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे नेट जेआरएफ और पीएचडी की रीजनिंग को लेके, हमने टॉपिक चालू किए थे। आज कल वाली क्लास को वापस से कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ टॉपिक जो बाकी रह गए थे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति। तो हम बात करते हैं नए नए टॉपिक, जिसमें आपको आज जो इस क्लास में पढ़ाया जाएगा उसमें सबसे मुख्य है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक अंक गणित के कुछ क्वेश्चन लेके आए हो, तो बिना समय गवाए डायरेक्ट जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये रीजनिंग का टॉपिक है। इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन रीजनिंग है, फिर आपके मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एम एन टी आर और डी 5 मित्र है। सब मित्रों की लंबाई और ऊंचाई भिन्न भिन्न है। लंबाई ऊंचाई भिन्न भिन्न है। टी जो है डी की तुलना में अधिक लंबा है। टी डी की तुलना में लंबा है किंतु एम से छोटा है। आर एन से अधिक लंबा है। आर है जो एन से अधिक लंबा है परंतु डी से छोटा है। इन पांचों मित्रों में सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? सबसे लंबाई वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? तो कैसे करेंगे इनको सॉल्व? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या ट्रिक होती है, कैसे इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है? तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है उनको एक एक को सॉल्व करना है। फिर इन दोनों जो भी शब्द है इनकी रिलेशन को निकालना है कि किन शब्दों के किन मित्रों के बीच में क्या क्या रिलेशन है। तो हम पहले सबसे पहले जो हमें कंडीशन दी हुई है ये रही, इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन क्या दी हुई है? टी डी की तुलना में अधिक लंबा व्यक्ति है। टी है जो डी से तो लंबा है, टी डी की तुलना में अधिक लंबा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टी का, ये टी लिख दिया। डी की तुलना में लंबा है, डी की तुलना में मतलब ये डी से बड़ा है। मोर देन का आ जाएगा साइन, ग्रेटर देन या मोर देन का साइन आ जाएगा। यहाँ पे टी जो है वो डी की तुलना में लंबा है, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखा है किंतु एम से छोटा है। कौन छोटा है? एम से छोटा है टी। कौन छोटा है? टी। तो इधर आगे इसके आ जाएगा एम आ जाएगा। कौन आ जाएगा? एम। एम जो है वो टी से बड़ा है, टी है वो डी से बड़ा है, ये पता चल गया। फिर आगे इसको पढ़ते हैं। आर एन से अधिक लंबा है परंतु डी से छोटा है। अब आर की पहली कंडीशन अगर पढ़े तो आर है जो एन से अधिक लंबा है, तो हम यहाँ पे इसको लिखे आर एन से लंबा है। किससे लंबा है? एन से। मगर फिर हमें यह बताया गया कि डी से छोटा है। ये आर डी से छोटा है तो एन तो ऑटोमेटिकली डी से छोटा हो जाएगा। अगर आर यहाँ पे लिखा है आर एन से अधिक लंबा है तो आर हमने एन से लंबा बना दिया। फिर बोला है परंतु डी से छोटा है, तो डी से छोटा कौन है? आर है। तो ये कंडीशन ऐसे के ऐसे इसके नीचे आ जाएगी और ये हो जाएगा आर और फिर लास्ट में आ जाएगा एन आ जाएगा। टाइप से हमारे कुछ पैटर्न बना है, कौन सबसे लंबा कौन सबसे छोटा, इस टाइप से। तो इन पांचों मित्रों में सबसे अधिक लंबाई वाला व्यक्ति कौन है? अब हमें पूछा गया है कि इन पांचों व्यक्तियों में सबसे अधिक लंबाई वाला, तो हमें पता चल रहा है सबसे आगे होगा वो सबसे लंबाई वाला। उसके सेकंड नंबर का पूछा होता तो टी, थर्ड नंबर पे आएगा डी, फोर्थ पे आर और लास्ट में सबसे छोटा है वो आएगा एन। तो हमें सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा होगा वो होगा आपका एम होगा। इन मित्रों में एम नाम का जो व्यक्ति है वो सबसे लंबा होगा। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या कितनी है? कुल छात्र कितने हैं? 660 छात्र है। ये आपके मैथ्स के टॉपिक आ गए। अब हम पढ़ते हैं मैथ्स में कुछ क्या क्या चीजें होती है। एक विद्यालय में कितने कुल छात्र कितने हैं? छात्रों की संख्या है 660। उनमें से लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 13:9 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है जो है 13 और 9 का अनुपात दिया हुआ है। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में आ गई। विद्यालय में 30 नई लड़कियां आ गई। लड़कियां कितनी बढ़ गई? 30 और बढ़ गई। परंतु कुछ लड़के चले गए, तदनुसार चले गए। मतलब 30 लड़कियां आई और कुछ लड़के चले गए। कितने गए वो हमें निकालना है, पता चल। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात, नया अनुपात कितना बना? 6:5। मतलब अगर 6 लड़के होंगे तो 5 लड़कियां होंगी। पहले कितना था? 13:9 था। पहले 13 लड़के थे 9 लड़कियां थी, अनुपात में था, सिर्फ 13 नहीं थे, ये अनुपातों में है।
अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी। उस विद्यालय से ये जो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ लड़के चले गए, वो हमें ज्ञात करना है कि वहां पे कितने लड़के चले गए। तो कैसे करेंगे, एक बार क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, 660। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 660 विद्यार्थी थे। टोटल विद्यार्थी कितने थे, 660। अब इनमें क्या पूछा गया, हमें बताया गया लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात बताया गया, जो कि कितना है, 13:9 है। 13:9 है। अब हमें यह पता है 13 लड़के और 9 लड़कियां अनुपात में, इन दोनों का योग जो होगा, ये क्या होगा, कितना योग हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे हम तो टोटल निकल के आ जाएगा 22, 22 निकल के आ गया। ये 22 है जो लड़के और लड़कियों का अनुपात है। मिक्स में हमने अनुपात निकाला है, तो टोटल ये अनुपात किसके बराबर है, 660 के बराबर है। ये अनुपात किसके बराबर है, 660। तो हम एक अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम इसमें दे देंगे भाग, इसका देंगे 22 का, क्योंकि लड़के और लड़कियों को जोड़ के अनुपात कितना निकला, 22 निकला। इसलिए 22 का जब भाग देंगे इसमें, तो टोटल जो निकलेगा एक एक अनुपात की वैल्यू निकल जाएगी। एक अनुपात की वैल्यू निकल जाएगी, जैसे ही 22 का भाग दिया 66 में, तो 3 बार गया और 0 ऐसे का ऐसे, मतलब निकला कितना, 30, 30 निकल के आ गया। ये हमारा आ गया क्या, अनुपात, एक अनुपात की वैल्यू। अब उस टाइम विद्यार्थियों की संख्या में लड़कों की संख्या कितनी थी, 13 अनुपात। अनुपात कितना था, 13। तो 30 का गुणा जब 13 से करते हैं, 30 गुणा 13, तो कितना आता है, 13 3 39। तो 300 और 90 आ जाएंगे लड़के। और जब 30 का गुणा 9 से करते हैं हम, तो अनुपात में जब लड़कियों की संख्या निकल के आ जाएगी, वो कितनी होगी, 30 का गुणा 9 से तो 27, 3 9 27 होता है 270। इन दोनों को योग जब जोड़ेंगे, हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जोड़ेंगे तो हमारे पास 660 ही निकलेगा। और इसका जब वापस अनुपात हम बनाएंगे, अनुपात निकालेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 3 का भाग इसमें देंगे तो 13 आ जाएंगे, 3 का भाग इसमें देंगे तो 9 आ जाएंगे। मतलब जो निकला था पहले वही हो जाएगा। तो लड़के और लड़कियों की जो ओरिजिनल अभी संख्या है वो कितनी है, 390 और 270। ये तो है लड़के और लड़कियों की संख्या। फिर हमें जो बताया गया है कि कुछ लड़कियां आ गई और कुछ लड़के चले गए, तो जो अनुपात है नया वो कितना है, 30 लड़कियां चली गई, ये हमें बताया गया है। इसमें से 30 लड़कियां चली गई। अगर 270 में से 30 लड़कियां चली जाएगी तो कितना बच, सॉरी 30 लड़कियां आ जाएगी तो कितने हो जाएगी, इसमें जब 30 लड़कियां और ऐड हो जाएगी तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे लड़कियों की संख्या 300। 300 लड़कियां हो गई। अब लड़के कितने चले गए वो हम निकालेंगे अनुपात से। अनुपात हमें दिया हुआ है, नया अनुपात जो दिया हुआ है वो कितना है, 6:5 का। 6 लड़के होंगे तो 5 लड़कियां होगी। अगर हम इसकी वैल्यू 5 लड़कियों की वैल्यू 300 के बराबर माने, तो एक अनुपात की वैल्यू कैसे आएगी, तो हम इसमें भाग देंगे 5 का, और 5 का जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो एक अनुपात की वैल्यू 60 आ गई। तो हमारे पास लड़कों की संख्या अनुपात में कितनी है। तो जब 60 का गुणा 6 से करेंगे तो 36 और 360 आते हैं। तो कहने का मतलब लड़के जो है वो कितने हो जाएंगे, 360, और लड़कियां हो जाएगी वो हो जाएगी 300, क्योंकि 30 लड़कियां और नहीं जुड़ गई थी। तो 300 लड़कियां और 360 लड़के। पहले लड़कों की संख्या कितनी थी, 390, अभी कितनी हो गई, 360। तो कम कितने हुए, 360 में से 390 में से 360 गए तो कितने बचे, 30, क्योंकि इसमें से 360 जब घटाते हैं तो 30 लड़के बचते हैं। जो विद्यालय में तदनुसार चले गए थे लड़के, उनकी संख्या कितनी थी, 30 थी। कितनी थी, लड़के चले कितने गए थे, 30 लड़के चले गए थे और 30 लड़कियां आ गई थी। ज्यादा भारी कॉम्प्लिकेट सवाल नहीं है, बस समझने की जरूरत है। हम अनुपातों का बेस लेके इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के
5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 420 है, कुल राशि कितनी है 420 है, तो सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। उस थैले में या उस बैग में कुल कितने सिक्के हैं वो आपको निकालने, कुल राशि कितनी है ये नेट और उसमें हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, अदर एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। सिक्कों की वैल्यू निकालनी है, कुल सिक्के कितने हैं वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सिक्कों का, एक बार क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात 5:6 और अनुपात में 8 है। यदि कुल राशि है उस बैग में पैसों की वैल्यू निकाली जाए, मूल्य की वैल्यू, सिक्कों की नहीं पैसों की, कुल कितने रुपए है रुपए की वैल्यू निकाल दी जाए तो 420 रुपए है। तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम सिक्के मान लेते हैं। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 5, तो हम लिख देते हैं 5 अनुपात में 50 पैसे के जो ये है 1 रुपए की वैल्यू, 1 रुपए 1 रुपए, ठीक है 1 रुपए की वैल्यू है। अब आएंगे 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये हो गए 50 पैसे की 50 पैसे और अनुपात में है फिर 8, ये किसके है 25 पैसे। अब हमें एक चीज पता चल गई यहाँ से, ये तो है अनुपात किसका, सिक्कों का अनुपात है। किसका अनुपात है, सिक्के है। अगर इस थैले में 5 रुपए के सिक्के होंगे, रुपए के कितने सिक्के हैं 5 होंगे, वहीं पे 50 पैसे के 6 सिक्के और 25 पैसे के 8 सिक्के होंगे। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर सभी को 1 रुपए में बदल दे, इन पैसों के मूल्य को 1 रुपए में बदल दे, तो हमारे पास नई वैल्यू क्या आ जाएगी। 1 रुपए के सिक्के 5 है, ऐसे के ऐसे लिख दिया, ऐसे का ऐसे लिख दिया। अगर 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो रुपए की वैल्यू कितनी होगी, 50 पैसे के 6 सिक्के, 1 रुपए में 2 50 पैसे के सिक्के आते हैं, तो टोटल 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 3 रुपए हो जाएंगे। रुपयों की वैल्यू अगर निकाले तो 3 रुपए। वही 25 पैसे की वैल्यू, अगर 25 पैसे है तो 1 रुपए में 25 पैसों की संख्या कितनी आती है, 4 25 पैसे आते हैं 1 रुपए में। अगर 4 25 पैसे आते हैं और थैले में अनुपात में अगर 8 सिक्के हैं तो 8 सिक्कों में वैल्यू कितनी हो जाएगी रुपयों में, ये हो जाएगी 2। ये क्या है, ये सारी रुपयों में हमने बदल दी। किसमें बदल दिया, रुपयों में। अगर उस थैले में सिक्कों की वैल्यू तो हमें अनुपात में पता है, मगर रुपयों की वैल्यू अनुपात में ये निकल के आई, क्या आई, अगर उस थैले में 5 रुपए के सिक्के हैं तो 25 पैसों के रुपए जो रुपए निकालेंगे तो 3 रुपए हो जाएंगे, और 50 पैसे के और 25 पैसे के रुपए बनाएंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 2 रुपए निकल के आ जाएंगे। क्योंकि 8 सिक्के थे 25 पैसे के और रुपए में हमने बदला तो कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 2 रुपए। फिर आगे चलते, ये तो हो गया हमारे पास अनुपात किसका, टोटल रुपयों का। अब रुपए को आपस में जोड़ते हैं, अनुपात को आपस में जब जोड़ेंगे तो टोटल अनुपात कितना निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ गया। 5 और 3 8 प्लस 2 बराबर 10। अब हमें क्वेश्चन में जो बताया गया है 420, उस थैले में कुल रुपए कितने हैं 420 रुपए। हमारे पास अनुपात कितना निकल के आया है, अनुपात जो निकल के आया है वो है 10 का। अब हम देखते हैं क्या करेंगे। 420 में जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में अनुपातों के ऊपर हमने सॉल्व किया था, ये वाला भाग दिया था 660 में 22 का भाग दिया था, इसी तरह से हम करेंगे 420 में 10 का भाग देंगे, का भाग देंगे 10, क्योंकि टोटल अनुपात जोड़ा था। पिछले क्वेश्चन में हमने 13 प्लस 9 किए थे 22 हुए थे और 660 में भाग दिया था। तो अब हमने क्या किया, तीनों अनुपातों को जोड़ा और जोड़ के जब भाग देंगे 10 का भाग देंगे इसमें, तो क्या निकलेगा, 0 से 0 कट गया, बच गया क्या 42, 42 बच गए, 42 बच गए। तो हम 42 हमारे पास जब बच गए, ये क्या आ गई, 1 अनुपात की वैल्यू। हमारे पास जो सिक्के थे उनका मूल्य था रुपयों में, उसकी वैल्यू क्या है 5:3:2। तो हम 42 से इसका मल्टीप्लाई करके सभी की वैल्यू निकाल देंगे तीनों की। तो जब 42 का गुणा 5 से करते हैं तो कितने आ जाते हैं, ये हो गया। सबसे पहले 42 गुणा 5 करते हैं तो 210 आते हैं। कितने आते हैं 210।
ये तो हो गए सबसे पहले रुपयों की संख्या, रुपए में, 1 रुपए में, रुपए वाले सिक्कों की वैल्यू। अब जाते हैं हम इस पे, तो जब 42 का गुणा 3 से करते हैं तो कितना आया, 120 और 6 126, कितना आ जाएगा 126। ये हो गई हमारे पास किसकी वैल्यू, नई वैल्यू निकल के आ गई 50 पैसे वाले सिक्कों की रुपयों में वैल्यू, किसमें, रुपयों में वैल्यू, 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी रुपयों में वैल्यू। फिर जाते हैं 25 पैसे, तो ये आगे 42 का डबल करेंगे तो 84, ये आगे 25 पैसे की जो सिक्के हैं उनकी रुपयों में वैल्यू, ये रुपयों में वैल्यू तीनों की निकल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, ये तो तीनों की आ गई। अब क्या करते हैं, रुपए के संख्या तो 1 रुपए के सिक्के हैं तो 1 रुपए की 1 रुपए में ही रहेगी, क्योंकि हमने कॉमन बनाया है सबको, सभी को 1 रुपया बनाया था यहाँ पे। तो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है, 210। अब 25 पैसे अगर जो सिक्के हैं उनमें रुपयों की वैल्यू 126 है, तो 126 रुपए में 25 पैसे 50 पैसे कितने हो सकते हैं, 50 पैसे उसके डबल होंगे, क्योंकि 1 रुपए में 2 50 पैसे के सिक्के आते हैं। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 252, क्योंकि इसको हमने 0.50 से गुणा कर दिया है, किससे कर दिया है, 0.50 से, क्योंकि एक ये तो रुपयों में वैल्यू है। अब हम जाते हैं 25 पैसे की, 1 रुपए में 25 पैसों की संख्या 4 आती है, तो 84 रुपयों में 25 पैसों की संख्या कितनी आएगी, जब 8 का गुना 4 से करेंगे तो 32, 320 तो ये हो गया, और 16 ये, मतलब 336, कितने हो गए 336, क्योंकि इसका गुणा 4 से करना पड़ेगा और इसका गुणा 2 से करना पड़ेगा। ये 4 और 2 कहां से लाए, 4 का मतलब होता है 25 पैसों की संख्या 1 रुपए में कितनी होती है, 4 होती है, और 2 कहां से लाए, 50 पैसे की संख्या 1 रुपए में कितनी होती है, 2 होती है, इसलिए 2 से, और इसका गुणा हमेशा 1 से होगा, क्योंकि 1 रुपए में 1 रुपए की वैल्यू कितनी होती है, एक सिक्का ही होता है, इसलिए। अब हमारे पास जो सिक्के सभी निकल के आए वो आए। अब क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब कुल संख्या ज्ञात करने के लिए इनमें तीनों को जोड़ दो, और तीनों को जब जोड़ेंगे तो 200 200 200 700, तो ये हो गए 700 और 10 10 और 52 62 और 36 98, तो 700 और 98, 7 9 और 8, ये कुल सिक्के आ गए। ये तो है 1 रुपए वाले, ये हो गए 50 पैसे वाले, और ये हो गए 25 पैसे वाले। सारे सिक्के हमें अगर पर्टिकुलर अलग अलग सिक्के भी पूछ लेता तो भी हम निकाल सकते थे, और इसके अलावा सभी सिक्के अगर पूछे तो 798 है जो ऑप्शन डी में इसका सही उत्तर है। क्लियर है, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो क्या कहता है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 70, बी की आय का 70% है, ए की आय है वो बी की आय का 70% है, परसेंटेज है, सी की आय सी की आय का 50% है। अगर सी की आय 1 लाख रुपए हो तो ए की आय कितनी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस तो समझने की जरूरत है। हमें यह पता लगाना है कि किसकी वैल्यू हम सबसे पहले बनाए, तो हम तीनों के नाम लिख देते हैं। सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं, ए, ये आ गया बी, और ये आ गया सी, तीनों आ गए। अब हमें कंडीशन सबसे पहले ए और बी की दी हुई है, ए की आय बी की आय का 70% है, फिर हमें बताया बी की आय सी का 50% है, सी की आय का 50% कौन है, बी। तो मान लेते हैं हम सी की आय अगर 100 रुपए है, सी की आय अगर 100 रुपए है तो उसका 50% है वो कौन है, बी है। अगर सी की आय 100 रुपए है तो बी की कितनी हो जाएगी, 50 रुपए हो जाएगी। और 50 रुपए अगर बी की है तो यहाँ पे एक कंडीशन पहले दी हुई है कि बी की आय का 70% है। 50 का 70% कितना होता है, कैसे निकालते हैं, 50 गुणा कितना प्रतिशत निकालना है, जितना भी प्रतिशत निकालना है वहां पे गुणा में लगा दो और बट्टा में कर दो 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7 का गुणा जब 5 से करेंगे तो 35 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे। तो बी की ए की आय कितनी हो गई, 35। ये हमने एक वैल्यू निकाल दी। देखो हमें बताया गया ये कंडीशन हमने पहले अप्लाई की, बी की आय सी का आय का 50% है। अगर मैं सी का 100 मानूं तो बी उसका 50% मतलब उसका आधा हो गया, आधा मतलब 50 हो गया। फिर बताया गया है कि बी की आय ए की आय बी की आय का 70 है, ए की आय है जो बी की आय का 70, तो बी से कम है ए,
तो 70 मतलब 35 रुपए, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे बताया है सी की आय जो है वो कितना है, 1 लाख रुपए। अगर सी को हम 1 लाख माने तो बी को कितना मानेंगे, 50,000, और ए को कितना मानेंगे, 35,000। सीधी सी बात है। अगर 100 की वैल्यू बराबर 1 लाख रुपए है, कितना है, 1 लाख रुपए, तो हमने इसमें कितने जीरो ऐड किए, 100 तो 23 थे, 3 जीरो और ऐड कर दिए, तो सबके पीछे 3 जीरो ऐड कर दो, बस ये कर दो। 50,000 हो गए, और 35 के पीछे जब 3 जीरो लगेंगे तो 35 हो जाएगा, 35,000। तो हमें पूछा किसका, ए की आय। ए की आय कितनी है, ऑप्शन ए 35,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आय किसकी बढ़ानी है। अगर आप इसको 100 मान लोगे तो ये फिर दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि ये 100 किसी का 70% निकालने के लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सवाल हो सकता है। या फिर आप अगर इसको 100 मान लो तो इसको हम 70 मान सकते हैं, क्योंकि 70% की वैल्यू 70। और फिर इधर देखेंगे, इधर जब देखेंगे तो हमारे पास 200 करने पड़ेंगे, 100 की जगह 200 करने पड़ेंगे। क्लियर है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में पहले 30% की वृद्धि होती है, फिर 10% की कमी होती है, तो शुद्ध मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी पाई जाएगी, या कमी होगी, वृद्धि या कमी होगी, बताइए। एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, एक वस्तु के मूल्य में पहले 30% की वृद्धि होती है, फिर 10% की कमी होती है, तो शुद्ध मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी होगी, बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि और कमी होगी। ऑप्शन ए है 17%, ऑप्शन बी है 17.5%, ऑप्शन सी है 18% और ऑप्शन डी है 19%। चलिए करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमें एक चीज क्लियर रखनी है कि अगर गणित को सॉल्व करते हैं तो किसी भी संख्या की वैल्यू हमें 100 मान लो, 100 मान लोगे तो वो बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए करना। एक वस्तु के मूल्य में 30% वृद्धि होती है। माना कोई वस्तु है जिसका नाम मैं एक्स दे देता हूँ, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है या इसका उसका मूल्य है 100 रुपए। इस वस्तु का मूल्य 100 रुपए था, अब उसमें वृद्धि हो गई 30%। अब 100 का 30% वृद्धि मतलब कैसे करेंगे, 100 गुणा 30 बटे 100 ऐसे कर देंगे। 100 से 100 कट गए तो 30 रुपए की वृद्धि, मतलब एक्स में कितना जुड़ जाएगा, 100 प्लस 30 बराबर 130 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 130 हो गए। फिर इसमें बोला गया हमें कि उसमें 10% की कमी आई। कितनी प्रतिशत की कमी आई, 10% की कमी आई। 130 का जब 10% निकालने जाएंगे तो हम कैसे निकालेंगे, 130 गुणा 10 बटे 100 करेंगे सॉल्व। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना बच गया, सिर्फ 13। जो 13 रुपए है वो क्या आ गई, एक्स की वैल्यू। तो एक्स में कितना, एक्स की वैल्यू अभी कितनी थी हमारे पास, 130 रुपए थी, 130 रुपए थी, क्योंकि 30% की वृद्धि हुई थी। बाद में कितनी कमी हुई, 13 रुपए की, 10% मतलब 13 रुपए की कमी। तो अब जो बचा वो रेट कितनी आई, 117, 117 कितना आया, 117। तो नया मूल्य जो निकल के आया वो हमारे पास कितना आया, 117 रुपए। उस वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 117 रुपए। तो हमें नए वृद्धि शुद्ध रूप से कितनी वृद्धि हुई, पहले कितना था 100 रुपए, अब कितना बन गया 117 रुपए। तो सीधी सी बात है 17 रुपए की वृद्धि हुई, और 100 का 17 कितना होता है, 17% ही होता है। अगर 100 मान के करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। आप 500 मानोगे या 5000 मानोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, थोड़ा सा उसको करने में मुश्किल होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप 100 मान के करो। तो 100 बन गया, 117 बच गए, 117 रुपए हो गए। तो हम क्या करेंगे, 17% की वृद्धि। किसी वस्तु में 30%, पहले 100 था, 30% मतलब 130 बन गया। अब 130 का 10% कितना होता है, 13 होता है। 13 होता है तो 13 को हमने क्या किया, 130 में से माइनस कर दिया तो बचेगा कितना, 117। स्टार्टिंग में हमने कितना माना था, 100 रुपए माना था, सब उसकी वैल्यू 100 रुपए, अब बढ़ के कितनी हो गई, 117 हो गई। तो 117 अगर हो गई है तो रेट में कितना फर्क आया, 17% का, 17% की वृद्धि होगी, कमी या वृद्धि, इधर वृद्धि भी लिख दो, ठीक है। यहाँ पे
वृद्धि नहीं लिखा हुआ तो आप लिख देना कि आपको 17% की वृद्धि हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? ये सारे अलग अलग टॉपिक है और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखे कीजिए इनको आसानी से। ए से बी दूरी, कोई जो दूरी है, कोई व्यक्ति है उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। कोई दूरी है ए स्थान से बी स्थान, कोई स्थान के नाम है ए और बी, वहां से कोई व्यक्ति है जो जा रहा है 60 किलोमीटर, अपनी कार से जा रहा है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो जा रहा है और वापस आने में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है। तो कुल दूरी की औसत चाल क्या होगी, मतलब जाने और आने में उसकी जो एवरेज चाल है वो कितनी होगी, कितनी स्पीड से एवरेज, उसके एवरेज निकालते हैं हम लोग, किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं कि हमें जाने आने में टोटल इतने घंटे लग जाएंगे। जरूरी नहीं कि हम 60 की स्पीड से जा रहे, कभी 70 भी हो सकता है, कभी 50 भी हो सकता है, मगर एवरेज स्पीड निकल के आती है वही काउंट की जाती है हमेशा। तो हम देखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे, लसअप तो कैसे निकालेंगे? लसअप इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें वो दूरी पता चल जाए। दूरी कैसे पता चलेगी कि कितनी दूरी माननी हमको ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में जो दूरी है इसको हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले 40 की, फिर 60 की। तो इनका जो हम निकालते हैं एवरेज, तो एलसीएम, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 60 यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिख देते हैं 40। क्या लिख दिया? 60 और 40 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसमें छोटी से छोटी संख्या का भाग देना पड़ता है। सबसे छोटी संख्या का भाग दिया तो कितनी बार गया? 30 आ गए, इधर आ गए 20। फिर हमने वापस भाग दिया, कितनी बार गया? 2 का जा रहा है वापस, इधर आ गए 15, इधर आ गए 10। वापस हम देते एक बार 2 का और जाएगा, 15 तो ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, 15 में नहीं जाएगा, और 10 में जाएगा तो कितने आ जाएंगे? 5। अब जाएगा हमारे पास किसका भाग? छोटी से छोटी का देना है तो 3 का भाग दे देते हैं। 15 में गया 5 बार, कोमा इधर 5 के 5। अब वापस लास्ट में भाग देंगे 5 का, तो 5 में 5 का एक बार गया और 5 में 5 का एक बार। जब तक एक नहीं आए तब तक रुकना नहीं है। क्लियर? अब हम दूरी निकालते हैं। सबसे पहले जो भी संख्या आई हमारे पास, 2 2 2, 3 बार 2 आए, एक बार 3 और एक बार 5, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको गुणा में लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। यही हमारे पास बच के आया था टोटल निकल के। तो अब इनका गुणा करेंगे आपस में, और गुणा करेंगे 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 2 से 8, 8 का गुणा 3 से, 8 या 24 होते हैं, तो 24 आ गए। और 24 का गुणा जब 5 से करते हैं तो निकल के आता है 120। कितना निकल के आता है? 120 निकल के आता है। 120 निकल के आ गया, तो इसको हम दूरी मानते हैं। किसको? 120 हमारी क्या है? ये है हमारी दूरी। 120 टोटल इन दोनों स्थानों के मध्य की दूरी है। अब जाने में उसको कितना समय लगेगा वो हम निकाल सकते हैं, और आने में भी कितना समय लगेगा वो भी निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर 120 किलोमीटर कोई स्थान दूर है, 60 किलोमीटर की कोई स्पीड से जाता है, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर गया। अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर गया तो 2 घंटे में कितना जाएगा? 120। तो उसको समय लगेगा, जाते टाइम उसको समय कितना लगा? 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे। वहीं पे हम देखते हैं 120 वापस मानते हैं। आने का समय, आने टाइम वो कितनी स्पीड से आ रहा है? 40 किलोमीटर की। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब भाग देंगे तो 1 घंटे में 40 गया, 2 घंटे में 80 और 3 घंटों में 120। तो आने में उसको समय लगा, वो कितना लगा? 3 घंटे का। आने में कितने घंटे का? 3 घंटे। जाने में 2 घंटे का, आने में 3 घंटे का। तो टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 3 और 2 5 घंटे। कितने घंटे? 5। और किलोमीटर टोटल कितना चला? 120 नहीं चला है, 120 नहीं चला है। यहाँ पे किलोमीटर चला है 120 का डबल, क्योंकि जाने में 120 और आने में 120, मतलब 240। कितना चला है? टोटल चला है वो कितना चला है? 240। और समय उसको लगा है वो कितना लगा है? 2 और 3 घंटे, मतलब 5 घंटे। टोटल 5 घंटे। तो हम कर सकते हैं 5 घंटों में उसने कितनी दूरी तय की? 240 किलोमीटर की। 240 किलोमीटर की। अगर 240 किलोमीटर की दूरी उसने 5 घंटे में तय की है,
तो एवरेज स्पीड हमेशा किस पे आती है, 1 घंटे पे। जब भाग देंगे 5 का तो कितनी बार जाएगा इसमें, 48 बार। कितनी बार जाएगा, 48 बार। तो 48 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे की एवरेज स्पीड जो आई है वो कितनी आई है इसकी, 48। जो ऑप्शन सी में आपका सही उत्तर है, ऑप्शन सी में है आपका सही आंसर। चले अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक और आ गया है आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है जो उससे 200 मीटर आगे। कोई सिपाही है जो एक चोर का पीछा कर रहा है, और पीछा कर रहा है तो वो 200 मीटर चोर उससे आगे है। यदि सिपाही और चोर की चाल है जो कितनी स्पीड से जा रहे हैं, 8 किलोमीटर और 7 किलोमीटर क्रमशः। सिपाही जा रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की, और चोर जा रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। तो सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, पकड़ तो लेगा क्योंकि स्पीड उसकी ज्यादा है सिपाही की, इसलिए पकड़ना तो है ही है, मगर कितने समय में लेगा, कितने समय में लेगा, उसको पकड़ लेगा, बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लोगे तो हो जाएगा। एक बार कोशिश करिए आप। चलिए एक बात हम करते हैं, क्योंकि हमें एक बात तो पता है 200 मीटर है और स्पीड कहाँ पे किसमें दी हुई है, किलोमीटर में। तो हमें स्पीड को भी मीटर में बदलना है। अगर सिपाही की स्पीड माने, किसकी, सिपाही की, सिपाही की जो स्पीड है वो कितनी है, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर का मतलब है 800 मीटर, 8000 मीटर। कितनी, 8000 मीटर। 8000 मीटर 1 घंटे में जा रहा है। कितने घंटे में, 1 घंटे में। वहीं पे चोर है, चोर की स्पीड कितनी है, चोर की स्पीड है वो 7000 मीटर है। 1 घंटे में कितनी है, 7000 मीटर। मैंने क्या किया, किलोमीटर को मीटर में बदल दिया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो टोटल मीटर कितने निकल के आ गए, सिपाही की स्पीड हो गई हमारे पास 8000 और चोर की आ गई 7000 मीटर। क्योंकि हमें जो चोर है वो इससे 200 मीटर में आ गया, किलोमीटर में नहीं है, इसलिए हमने इसको मीटर में बदला। अब हम देखते हैं आगे इसको कैसे करेंगे। हमें इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो कितना निकल के आया, सिपाही और चोर के बीच में स्पीड का डिफरेंट कितना है, 1000 मीटर का। कितना, 1000 मीटर का। मगर इन दोनों के बीच में यहां से जो स्टार्ट किया था उसमें, उनमें डिफरेंट कितना है, 200 मीटर का। कितना, 200 मीटर का। तो हम यहाँ पे एक चीज कंडीशन लिखते हैं, अगर 1 घंटे में एक सिपाही है जो 1000 मीटर चोर से आगे जाता है, मगर हमें आगे कितना पहुंचाना, सिर्फ 200 मीटर। तो हम इसमें 200 का भाग देंगे। कितना भाग देंगे, 200 का। तो हमें वैल्यू निकल के आएगी, एक चीज आपके सामने आएगी जो आएगी, जब भाग देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 5। ये क्या है, 1 घंटे का 5वां भाग, मतलब उस किलोमीटर का 5वां भाग है। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60 मिनट होती है। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60 मिनट। क्योंकि 1 घंटा अगर ये दोनों भागे तो वो सिपाही तो चोर से कितना 800 मीटर और आगे चला जाएगा, मगर उसको सिर्फ पकड़ना है, उससे आगे नहीं जाना है। हमें 1000 मीटर नहीं चलाना है, सिर्फ 200 मीटर आगे चलाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे से तो कम समय लेगा। 1 घंटे से अगर कम समय लेगा तो हमें इसमें 5 का, ये जो 5 निकल के आए हैं वो 1 घंटे, ये है मिनट, क्या है, 60 मिनट। मिनट में किसका भाग देंगे, 5 का। 5 का जब भाग देंगे तो 12 मिनट निकल के आएगी। 1 घंटे का 5वां भाग, 1 घंटे का 5वां भाग ही चलाना, क्योंकि किलोमीटर में भी 5वां भाग ही निकल के आया। 1000 का 200 में 1000 का भाग दिया तो 5 निकल के आया। तो 12 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का, 12 मिनट का। तो 12 मिनट ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन किसी में नहीं है। किलोमीटर इधर मिनट कर दो, 12 मिनट। कितना समय लगेगा, 12 मिनट का। ऑप्शन बी सही जाएगा। सिर्फ 12 मिनट में ही वो सिपाही चोर को पकड़ लेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपका जो है ये रहा। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात है वो कितना है, 3:4, तथा उनके वार्षिक व्यय का अनुपात जो निकल रहा है वो कितना, 3:2 में निकल रहा है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक ने 60,000 रुपए की बचत की तो एक ही वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। एक ही वार्षिक आय कितनी होगी वो आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं।
दोनों का अनुपात कितना है 4:3 है। ये तो क्या है इनकम का। अब जो आउट मतलब उनका खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है हर साल, इसका 3 हो रहा है, इसका हो रहा है 2। अब डिफरेंट देखते हैं दोनों का, तो जहां से एक इधर डिफरेंट आ गया, एक इधर डिफरेंट आ गया, ये दोनों का डिफरेंट। अब ये क्या है एक एक क्या है, ये इनकी बचत है। क्या है बचत है। और बचत हमने कहाँ निकाली है, उनमें प्रत्येक ने कितने 60,000 रुपए, मतलब दोनों के पास एक एक अनुपात बच रहा है। दोनों के पास कितना अनुपात बच रहा है एक एक का अनुपात। और अनुपात का वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 60,000 के बराबर है। अगर एक की वैल्यू अगर 60,000 के बराबर है तो हमें एक चीज पता चल गई कि स्टार्टिंग में ए जो है उसके पास आय कितनी थी, मैं आय ही पूछी गई है ए की, तो ए की आय कितनी थी 4 थी। कितनी थी 4 अनुपात में। एक की वैल्यू अगर 6,000 है तो 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 60,000 गुणा 4 कितना आ जाएगा 2,40,000। कितना आ जाएगा 2,40,000, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में इसका बहुत सिंपल था, आपको अनुपात में से अनुपात माइनस करना था, क्योंकि इनका खर्च और व्यय दोनों सेम सेम थे। ये महीने के कितने कमा रहा था 4, और इस साल के ये 4 कमा रहा था, और ये 3 कमा रहा था। ये 3 उड़ा रहा है, ये 2 उड़ा रहा है, तो अनुपात में से दोनों के पास बचेगा वो एक एक ही बचेगा, क्योंकि 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। और एक की वैल्यू कितनी है 60,000 के बराबर है। एक की वैल्यू 60,000 के बराबर है, तो टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की इनकम 2,40,000। और अगर वहीं पे हमें इसकी बी की आय पूछी जाए तो बी की वैल्यू कितनी है टोटल 3,000 है, सॉरी 3 है, अनुपात में 3 है। और एक की वैल्यू अगर 60,000 है तो एक का इसका गुणा 3 से कर देंगे, तो बी की जो इनकम हो जाएगी वो आ जाएगी 1,80,000 रुपए। 1,80,000 रुपए। चले अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का टॉपिक आ गया वापस। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई और एफ उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं लोग हैं टोटल, और उत्तर की ओर अपना मुंह करके बैठे हैं। फिर उसमें बताया गया है ए बी और डी का पड़ोसी है, मतलब ए बीच में बैठा होगा, ए बी और डी का पड़ोसी है। फिर बताए ई जो सी और एफ का पड़ोसी है, दोनों बताए ई इधर बीच में बैठा है, वहां पे ए बीच में बैठा है। फिर बताया गया है सी डी का पड़ोसी है, डी सी का पड़ोसी है, ए और ई के मध्य कितने लोग बैठे हैं, ए और ई के मध्य कितने लोग बैठे हैं। चलिए बनाते हैं इनको, बहुत सिंपल सा है। चलिए पहली कंडीशन क्या दी हुई, ए जो है वो बी और डी का पड़ोसी है। ए किसका पड़ोसी है, बी और डी का। तो हम सबसे पहले ए बना देते हैं यहाँ पे, और बी का डी, और बी और डी का पड़ोसी हमें पता नहीं है बी इधर है या डी इधर है, क्योंकि सबका मुंह किधर है उत्तर की ओर है। उत्तर हमेशा ऊपर की ओर होता है, उत्तर की ओर इन सभी का मुंह है। तो हम देखते हैं ए इधर है, बी और डी का पड़ोसी। एक कंडीशन तो हमारे पास ये हो सकती है कि यहाँ पे बी हो और यहाँ पे डी हो, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन और बना देते हैं, एक और बन सकती है, इस बार डी आगे आ गया और यहाँ पे हो जाएगा ए, फिर इधर हो जाएगा हमारे पास बी। ये हो गया, दो कंडीशन बन रही है, इसलिए एक यहाँ पे बना दी, एक यहाँ पे बना दी। फिर दूसरी लाइन को हम पढ़ते हैं, ए जो सी और एफ का पड़ोसी है। अब ए सी और एफ का पड़ोसी है, सॉरी ई सी और एफ का पड़ोसी है, इनमें सी और एफ कहीं नहीं है, तो एक कंडीशन इधर भी बना देते, ई जो है वो सी और एफ का पड़ोसी है। ई इधर आ गया, ई इधर आ गया और एफ आ गया, ई सी और एफ का पड़ोसी हो गया। इनकी भी दो कंडीशन बनेगी, इधर वापस एफ से, पहले सी से स्टार्ट किया अब एफ से करते हैं, ये कंडीशन बन गई, दो कंडीशन दोनों की बन गई। फिर हमें एक आगे लाइन बताई गई है, डी सी का पड़ोसी है, डी अब सी का पड़ोसी है। अब डी इधर है हमारे पास और सी इधर है, तो या तो ये कंडीशन इधर आ जाएगी, डी सी का पड़ोसी है, तो डी सी का पड़ोसी, इसको पकड़ के हम इधर ले आए तो सी ई और एफ, एक तो ये बन गया। और दूसरी कंडीशन ये है कि डी सी का पड़ोसी है, तो डी सी का पड़ोसी ऐसे भी बन सकता है, एफ ई और सी, डी सी का पड़ोसी हो गया तो सी डी का भी पड़ोसी। तो दोनों कंडीशन बन रही है, यहाँ पे दोनों कंडीशन बन रही है, दोनों बन रही है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है वो पता करना है, ए और ई के मध्य कितने लोग बैठे हैं, ए और ई के मध्य, ए ये रहा, इनके मध्य एक और दो लोग बैठे हैं, यहाँ पे ई है, ठीक है, तो दो लोग यहाँ पे बैठे ये वाले।
अब इसमें देखते ये रहा और ये, तो दोनों जगह पे दो दो लोग बैठे हैं, मतलब कंडीशन कोई भी बने, दोनों में से दोनों सही हो सकती है, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन दोनों के मध्य कितने लोग बैठे, इसमें भी दो बैठे हैं और इसमें भी दो बैठे हैं। अब आगे इधर ये उल्टा चल रहा है और ये उल्टा चल रहा है, क्वेश्चन इस टाइप से है कि इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इसमें सिर्फ ऑप्शन जाएगा, आपका उत्तर है वो जाएगा दो लोग। जो पूछा है हमको वही निकालना है, कंडीशन दो बने या तीन बने हमें उससे मतलब नहीं है। चले अगले पे, चलो ये करो, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी से कीजिए। एक बस 20 किलोमीटर, एक बस 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, मतलब 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तथा 30 किलोमीटर की दूरी है वो 15 किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? ये तो बहुत सिंपल है, देखिए 20 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है, अगर जाना है इसको 20 किलोमीटर, ए से बी जा रहा है, ए से बी के बीच में 20 किलोमीटर की दूरी है, और फिर जा रहा है बी से सी पे, इधर है 30 किलोमीटर की दूरी। अब हम निकालते हैं, यहां से 10 किलोमीटर की स्पीड है, मतलब यहां से 10 किलोमीटर की स्पीड है तो 2 घंटे लगेंगे, सीधी सी बात है। 30/10, 10 किलोमीटर की दूरी है तो निकाला कितना, 2 घंटे लगे। और उसको फिर दूसरी है 30 वाली, इधर जा रहा है 15 की स्पीड से, तो 15 की स्पीड से जा रहा है, इधर भी 2 घंटे लगे, तो 2-2 घंटे दोनों जगह लग रहे हैं। स्पीड टोटल कितनी हो गई, स्पीड तो एक बार 10 हो गई और एक बार 15 हो गई, और टोटल दूरी कितनी होगी 20 और 30 कितनी हो गई, 20 + 30 बराबर 50 हो गई, कितनी हो गई 50 हो गई, ये हो गई दूरी इसकी। अब समय कितना लग रहा है, एक बार 2 घंटे और एक बार और 2 घंटे, मतलब 2 और 2 4 घंटे, तो औसत एवरेज कैसे, औसत स्पीड कैसे निकलेगी, हम क्या करेंगे 50 किलोमीटर तो टोटल गया है और समय लगा इसको 4 घंटे का, जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? ये सारे टॉपिक हमने अरिथमेटिक के लिए थे, कुछ एक दो क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी आए हैं, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में आपको इतना ही, फिर मिलते हैं कल इसी समय पे, तब तक के लिए धन्यवाद।